हाँ, देखिए छात्रों, सबसे पहले 12वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम दूसरी ताशिका में कृति पत्रिका का जो प्रारूप है उस प्रारूप को देखने वाले हैं। ये जो प्रारूप जो है, पहले मैंने इसका पीडीएफ आपको डाल दिया था, लेकिन आज हम उसके जो कुछ पहलू जो है उन पहलुओं पर हम नज़र डालने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको आपके पास जो पीडीएफ होगा वो पीडीएफ निकालिए। अगर नहीं भी है तो अभी आपके मोबाइल पर या मोबाइल के स्क्रीन पर आप देखते हैं कि कृति पत्रिका का प्रारूप 2020 घटक न्याय अंक विभाजन। इसमें हर एक घटक के लिए कितने अंक दिए गए हैं वह बताया है। क्योंकि आपको कृति पत्रिका का प्रारूप मालूम होना अत्यंत आवश्यक है। यह आपके लिए जो गद्य है, गद्य 20 अंकों के लिए हैं। पद्य विभाग जो है वह 20 अंकों के लिए हैं। विशेष अध्ययन 10 अंकों के लिए है। व्यावहारिक हिंदी व अपठित गद्यांश 20 अंकों के लिए हैं। और व्याकरण जो है वह 10 अंकों के लिए है। अब यह जो नया प्रारूप आपके लिए दिया गया है उसमें निबंध लेखन और पत्र लेखन यह बिल्कुल नहीं है। अगर हम यह गद्य की बात करते हैं तो यह गद्य में कुल मिलाकर यानी 12 पाठ हैं। उसमें 6 पाठ जो है वह पद्य पाठ है और 6 गद्य पाठ है, और ये 20 अंकों के लिए हैं। अब यहाँ ऐसा विभाग तो नहीं दिया है कि गद्य विभाग, पद्य विभाग। यहाँ ये जो भी घटक न्याय जो है इसमें यह बताया है, लेकिन जो आपका अनुक्रमणिका जो है उस अनुक्रमणिका में पहला पाठ जो है नवनिर्माण वह पद्य है, दूसरा गद्य पाठ है, तीसरा पद्य पाठ है, चौथा गद्य पाठ है, पांचवा पद्य पाठ है, छठवा गद्य पाठ है। यानी उसके आगे विधा कौन सी है वह भी बताया गया है। उसके पश्चात हम जो है वह देखते हैं कि यहाँ मूल्यमापन जो है यानी किस प्रकार के प्रश्न आपके लिए पूछे जाएंगे यह यहाँ बताया गया है। यहाँ कृति 1 जो है अ के अंतर्गत आपके लिए आपका जो गद्य पाठ है उस गद्य पाठ में से एक परिच्छेद आपको दिया जाएगा। उसमें 4 घटक आपको याद है कि आकलन कृति 2 अंकों के लिए आकलन कृति होगी, 2 अंकों के लिए शब्द संपदा, और तीसरी कृति जो है वह 2 अंकों के लिए यानी अभिव्यक्ति, जिसे हम अपना स्वमत भी कहते हैं। अब यह आकलन कृति के अंतर्गत 4 घटक यानी आप जो उत्तर लिखने वाले हैं उसमें हर घटक के लिए आधा अंक आपको मिलेगा। यानी 4 उत्तर के मुद्दे आपके होंगे, 4 घटक होंगे, आधे आधे अंक के लिए 1 घटक होगा, यानी कुल मिलाकर 4 घटक है और उसके लिए 2 अंक हैं। शब्द संपदा में वही है, यानी जैसे मान लीजिए शब्द संपदा में समानार्थी शब्द, विलोम शब्द यानी वही विरोधार्थी शब्द, यानी आपके लिए क्या किया जाता है 4 शब्द दिए जाएंगे और उसके समानार्थी शब्द पूछे जाएंगे, यानी एक शब्द का उत्तर जो है वह आधे अंक के लिए होगा। तो इस प्रकार यह आधा आधा जो घटक है यानी एक एक घटक जो है यानी 4 घटक आधा आधा अंक के लिए होता है। बाद में यह अभिव्यक्ति जो है यानी स्वमत, आपके लिए जो भी प्रश्न पूछा जाता है उस पर आपका मत जो है यानी अपना स्वमत क्या है वो आपको बताना पड़ता है। यहाँ स्वमत जो है वह कभी कभी आपका सकारात्मक भी हो सकता है या नकारात्मक भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, इस विषय पर अपना मत प्रकट कीजिए। तो यहाँ जो भी विषय है, जिस विषय पर प्रश्न पूछा गया है उसी के अनुसार आपको उत्तर यहाँ पर लिखना आवश्यक है।
यहाँ कम से कम आपको 1 अंक और ज़्यादा से ज़्यादा 2 अंक, यानी दो में से 2 अंक भी मिल सकते हैं। बिल्कुल आसान ऐसा यह प्रश्न प्रकार है। यानी 2-2 अंकों की 3 कृतियाँ कृति 1 के अंतर्गत पूछी जाती है। फिर देखिए आपको दूसरे गद्य पर, दूसरा यानी इसमें का दूसरा नहीं, यानी जो भी गद्य है उस गद्य में से आप पहला जिस गद्य पर आपको परिच्छेद पूछा गया है वह छोड़कर अन्य किसी भी एक गद्य पर दूसरा परिच्छेद आपको दिया जाएगा। उसमें भी यही 3 कृतियाँ होगी 2-2 अंकों की, आकलन कृति, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति। उसमें भी उत्तर के मुद्दे आपके कितने होंगे? 4 होंगे। आधा अंक हर मुद्दे के लिए होगा, यानी 4 घटक, आधा अंक प्रत्येक के लिए। शब्द संपदा में वही है, आपके लिए विशेषण पूछा जा सकता है, आपके लिए विलोम शब्द पूछे जा सकते हैं, आपको समानार्थी शब्द पूछे जा सकते हैं, आपको लिंग परिवर्तन करने के लिए पूछा जा सकता है, आपको बहुवचन करने के लिए पूछा जा सकता है। अलग अलग प्रकार के प्रश्न आपके लिए पूछे जा सकते हैं। फिर आगे देखिए गद्य में अब यह 2 कृतियाँ हो गई। कृति 1 6 अंकों के लिए, कृति 1 6 अंकों के लिए, कृति ई 6 अंकों के लिए। इसमें आपको लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका उत्तर 60 से 80 शब्दों में आपको लिखना है। 60 से 80 शब्दों में आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है। आपके लिए 3 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से 2 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है, यानी 3 अंकों के लिए 1 प्रश्न होगा। फिर बाद में दीर्घ ई यानी कृति 1 इसमें 1 वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। अब यहाँ पर आपके लिए 4 दिए जाएंगे, उसमें से 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। और ये जो सवाल है, ये जो प्रश्न है वह साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित यह प्रश्न आपके लिए पूछा जाएगा। तो इस प्रकार देखिए कुल मिलाकर 20 अंक हो गए, यानी पहला 6 अंकों के लिए, 6 अंकों के लिए, ई 6 अंकों के लिए, यानी 18 अंक हो गए, और ई 2 अंकों के लिए, यानी कुल मिलाकर यह 20 अंक हो गए। इस प्रकार यह पहला गद्य विभाग। अब हम देखते हैं यहाँ पर यह पद्य विभाग। पद्य विभाग में देखिए अब यहाँ पद्य विभाग में जिस प्रकार हम गद्य पर हम लोगों ने देख लिया आ ई, उसी प्रकार यहाँ पर आपको पद्यांश दिया जाएगा। पद्यांश पर ये 3 कृतियाँ होगी, आकलन कृति, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति। अब यह आकलन कृति जो है उसमें आपके लिए 4 घटक, आधा अंक प्रत्येक के लिए, यानी जो भी आपको, जैसे मान लीजिए संजाल पूर्ण कीजिए, अगर आपके लिए 2 अंकों के लिए भी, यानी 2 उत्तर मुद्दों के लिए भी कृति पूछी जा सकती है, जैसे कारण लिखिए, तो 2 कारण आपको लिखने होते हैं, 1-1 अंक के लिए 1 कारण होता है। लेकिन ज़्यादातर आपको संजाल पूर्ण कीजिए या 4 घटक के लिए ही प्रश्न पूछा जाता है। दूसरी जो कृति है वह है शब्द संपदा। इसमें भी 4 घटक, आधा अंक प्रत्येक के लिए। अब यह बात मेरे ख्याल से आपकी समझ में आई होगी कि जो आपको हर कृति में उत्तर लिखना है तो वह उत्तर मुद्दे जो है वह 4 होने चाहिए। एक उत्तर मुद्दे के लिए आधा अंक है, ये आपको मालूम हुआ। अभी तीसरी कृति जो है वह है अभिव्यक्ति। अब यहाँ अभिव्यक्ति जो है वह 40 से 50 शब्दों में आपको अपना स्वमत यहाँ पर लिखना है, वह है 2 अंकों के लिए। यानी यह पहला पद्य विभाग पर जो पहला यानी कृति 2 के अंतर्गत 6 अंकों के लिए पूछा जाता है, उसमें 2-2 अंकों की 3 कृतियाँ होती है, जैसे आकलन, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति। अब कृति 2 पद्यांश आपको दिया जाएगा।
अब यह दूसरा पद्य होगा, उस पर आपको यह परिच्छेद यानी पद्यांश दिया जाएगा। उस पर वही जैसे पहले अ में आपने देख लिया उसी प्रकार आकलन कृति, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति। अभी आकलन कृति जो है 4 घटक, आधा अंक प्रत्येक के लिए, 2 अंकों के लिए। शब्द संपदा में वही है 4 घटक, आधा अंक प्रत्येक के लिए। तीसरी कृति जो है वो अभिव्यक्ति, 40 से 50 शब्दों में आपको यहाँ पर ये उत्तर लिखना है। फिर उसके पश्चात अभी ई यानी रसास्वादन। अब गद्य विभाग पर आपने ई के तहत क्या देख लिया, लघुत्तरी प्रश्न, यानी आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से 2 का उत्तर लिखना है 3-3 अंकों के लिए। लेकिन यहाँ पर पद्य पर आपको रसास्वादन करने के लिए पूछा जाएगा 100 से 120 शब्दों में आपको यह रसास्वादन करना है। आपके लिए 2 कविता दी जाएगी, उसमें से किसी एक कविता का रसास्वादन आपको करना है। यह रसास्वादन करना भी कोई कठिन कार्य नहीं है। आपके लिए मुद्दे दिए जाते हैं, उन मुद्दों के आधार पर आपको यह रसास्वादन करना पड़ता है। उसके बारे में हम बाद में डिटेल में चर्चा करने वाले ही है। फिलहाल हम अभी सिर्फ आपको समझने के लिए भाई एक पद्य पर हमें क्या करना है, रसास्वादन करना है, और वह है 6 अंकों के लिए। अब ई दीर्घ ई, एक वाक्य में उत्तर पूछे जाते हैं, 4 प्रश्न दिए जाते हैं, उसमें से 2 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। और यह प्रश्न जो है वह साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर है, एक ही वाक्य पर है, यह भी बिल्कुल आसान है। यानी इस प्रकार देखिए, जिस प्रकार गद्य पर अ 6 अंकों के लिए, आ 6 अंकों के लिए, ई 6 अंकों के लिए और ई 2 अंकों के लिए, यानी कुल मिलाकर 20। उसी प्रकार पद्य विभाग पर भी अ 6 अंकों के लिए, आ 6 अंकों के लिए, ई 6 अंकों के लिए और ई 2 अंकों के लिए, यानी कुल मिलाकर 20 अंकों के लिए यह पद्य विभाग है। अब तीसरा विभाग जो है वह है विशेष अध्ययन। अब अगर आपके पास किताब है, किताब में आप देख सकते हैं कि आपके लिए पहले जो है वह गद्य और पद्य दी है, यानी 12 पाठ है गद्य और पद्य मिलाकर। अब ये विशेष अध्ययन के लिए आपको एक ही पाठ है, वह है काव्य कनुप्रिया। और यह एक ही पाठ पर आपको, यानी यह 10 अंकों के लिए है विशेष अध्ययन हेतु। तो आप तुलना कर सकते हैं कहाँ पर कितना वेटेज आपको देना है। तो इस पर कृति किस प्रकार पूछी जाएगी, देखिए कृति 3 अ आपके लिए एक पद्यांश दिया जाएगा 6 अंकों के लिए। उस पर यह 2-2 अंकों की 3 कृतियाँ होगी। जैसी गद्य पद्य पर कृतियाँ होती है वैसी ही कृतियाँ यहाँ पर भी पूछी जाती है। पहली है आकलन कृति 2 अंकों के लिए, शब्द संपदा यह कृति जो है वह 2 अंकों के लिए, और अभिव्यक्ति 2 अंकों के लिए, यानी कुल मिलाकर यह 6 अंकों के लिए। अभी कृति 3 आ, यहाँ आपको लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे उनका उत्तर आपको 80 से 100 शब्दों में लिखना है। आपके लिए 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से किसी एक का उत्तर आपको 80 से 100 शब्दों में लिखना है, और यह 4 अंकों के लिए है। इस प्रकार ये विशेष अध्ययन जो है वह विशेष अध्ययन 10 अंकों के लिए है। बाद में चौथा विभाग जो है वह है व्यावहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश और पारिभाषिक शब्दावली, अंक 20 है। आप अनुक्रमणिका में देख सकते हैं कि जैसे पहले गद्य पद्य देख लिया, बाद में विशेष अध्ययन, बाद में व्यावहारिक हिंदी। व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत 14 से लेकर 18 तक, यानी 5 गद्य पाठ यहाँ पर दिए गए हैं, और यह 20 अंकों के लिए हैं।
अब यह कृति चार जो कृति चार अ, यहाँ पर आपको जो प्रश्न पहला पूछा जाता है वह दीर्घोत्तरी है। 100 से 120 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। लेकिन देखिए, अगर आपको दीर्घोत्तरी प्रश्न उत्तर नहीं आता है तो इसके लिए फिर और दिया गया है, अथवा आपको परिच्छेद दिया जाएगा और उस पर, जैसे गद्य और पद्य पर आपने देख लिया कि जो परिच्छेद है उस पर यह 3 कृतियाँ आकलन, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति पूछी जाती है, उसी प्रकार इस पर भी पूछी जाती है। और यहाँ पर निश्चित रूप से दीर्घोत्तरी प्रश्न का उत्तर लिखने की बजाय अगर हम यह कृतियाँ छोड़ते हैं, हल करते हैं, तो फिर निश्चित रूप से हमें ज़्यादा अंक मिल सकते हैं। अब यह आकलन कृति 2 अंकों के लिए, शब्द संपदा 2 अंकों के लिए, अभिव्यक्ति जो है वह 2 अंकों के लिए, यानी कुल मिलाकर 6 अंक। अब कृति 4A लघुत्तरी प्रश्न, आपके लिए 2 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखना है, या इसके लिए फिर और दिया गया है, अथवा, यानी आपको विकल्प दिए जाते हैं और सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से हमें लिखना है। यानी जैसे रिक्त स्थानों की हम पूर्ति करते हैं वैसा ही एक प्रकार है। आपके लिए आधा वाक्य दिया जाता है और आधा वाक्य का विकल्प ब्रैकेट में दिया जाता है, उसमें से सही विकल्प चुनकर हमें वो वाक्य पूरा करना पड़ता है। तो इसमें से आप कौन सा भी एक प्रश्न प्रकार हल कर सकते हैं। इस प्रकार यह विकल्प जो भी पूछे जाते हैं वह सिर्फ व्यावहारिक हिंदी के पाठ पर ही पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार ये 4 अंक और पहली कृति जो है वह 6 अंक, यानी कुल मिलाकर ये 10 अंक हो गए। अभी ई, यहाँ पर आपके किताब के बाहर का अपठित, जिसे हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ऐसा अपठित गद्यांश या परिच्छेद आपके लिए दिया जाता है और उस पर यह जिस प्रकार अन्य परिच्छेदों पर हम कृतियाँ पूछते हैं उसी प्रकार की आकलन कृति, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति, इस प्रकार की 2-2 अंकों की 3 कृतियाँ आपके लिए पूछी जाती हैं। तो वह 6 अंकों के लिए। अब देखिए, पहली कृति यानी कृति 4A 6 अंक, कृति 4A 4 अंक यानी 10 अंक हो गए। अब कृति ई 6 अंक यानी 16 अंक हो गए। और कृति ई, आपका जो पाठ्यपुस्तक है, पाठ्यपुस्तक के अंत में पेज नंबर 109 और पेज नंबर 110, 109 और 110 पर यह पारिभाषिक पारिभाषिक शब्दावली दी गई है। यह पारिभाषिक शब्दावली जो है आपको 8 शब्द दिए जाएंगे और उसमें से आपके लिए 4 शब्द लिखने हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको 8 जो शब्द है 8 ही शब्द आपको लिखने हैं। आपका ये ऑफलाइन लेक्चर जब शुरू होगा तब होगा, लेकिन मैं आज ही आपको बता देता हूँ कि ये जो पारिभाषिक शब्दावली जो है पेज नंबर 109 और 110 पर दी गई है, कुल मिलाकर सिर्फ 80 शब्द है और ये 80 शब्द आपको क्या करने हैं, कंठस्थ करने हैं। अब यह कंठस्थ करने के लिए आपको उसका स्पेलिंग जो है वह कंठस्थ करना है, ऐसी बात नहीं है। आपके लिए सिर्फ वह जो शब्द है उस शब्द के लिए, यानी अंग्रेजी शब्द है उसके लिए हिंदी में क्या कहा जाता है या हिंदी शब्द कौन सा है, उसके लिए वह आपको याद करना है। और आज से ही हमें क्या करना है, हर दिन 5 शब्द कंठस्थ करने हैं। यानी 5 शब्द अगर हर दिन हम कंठस्थ कर लेते हैं तो बहुत ही जल्द यह 80 शब्द जो है वह कंठस्थ हो जाएंगे। इस प्रकार यह कुल मिलाकर जो है वह 20 अंक हो जाते हैं। अब यहाँ यह पारिभाषिक शब्दावली जो है वह 4 में से 4 अंक छात्रों को मिलते ही है। बाद में ई के तहत ये जो अपठित गद्यांश है वहाँ भी 6 में से 6 अंक मिल जाते हैं। आ में भी
आप यह विकल्प चुनकर लिखना है, वह भी आसान तरीका है। वहाँ भी आपको 4 में से 4 अंक मिल जाते हैं और अ के तहत भी 6 में से 6 अंक हमें मिल जाते हैं। अंक जो है, अंक हासिल करना बहुत आसान है, लेकिन उसका प्रारूप, उसका स्ट्रक्चर समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए, यह अंतिम विभाग जो है वह है व्याकरण विभाग। अब यह व्याकरण के तहत, व्याकरण जो है वह 10 अंकों के लिए है। बिल्कुल आसान ऐसा ये व्याकरण है। 11वीं कक्षा में हम लोगों ने ये व्याकरण जो है, व्याकरण को देख लिया था, काल परिवर्तन। यह 5वीं कक्षा से लेकर अब तक ये काल परिवर्तन चला आया है। बहुत आसान है। वो 2 अंकों के लिए आपको 4 वाक्य दिए जाते हैं, उसमें से 2 अंकों का हल करना है। लेकिन व्याकरण में जितना दिया है वह पूरा का पूरा हमें क्या करना है, हल करना है। अगर उसमें से एक आधा 2 अगर गलत भी हो जाता है और 2 सही आ जाता है तो फुलफिल अंक हमें मिल जाते हैं। बाद में अभी आपके लिए नया प्रकार जो है वह है अलंकार। लेकिन यह अलंकार जो है, अलंकार को आपको कंठस्थ करके कोई अलंकार का उदाहरण नहीं लिखना है। आपके लिए आपके किताब में यह अलंकार के उदाहरण हैं, वह भी मैं आपको जब हम अलंकार देखेंगे तब बताने वाला हूँ। सिर्फ वह अलंकार के उदाहरण जो है हमें याद करने हैं कि भाई यह उदाहरण कौन से अलंकार का है। और परीक्षा में भी आपको पहचानने के लिए पूछा जाता है, उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर 4 उदाहरण दिए जाएंगे, उसमें से 2 आपको पहचानने हैं, भाई यह किस अलंकार का उदाहरण है। बहुत ही आसान है। 1-2 बार अगर हम अलंकारों के उदाहरण देख लेते हैं, उसे समझ लेते हैं, तो आसानी से हम उसे पहचान लेते हैं। 2 में से 2 अंक हमें मिल जाते हैं। उसी प्रकार रस, रस का भी वैसा ही है। आपको रस जो है पहचानने के लिए पूछे जाते हैं। 4 उदाहरण दिए जाते हैं और आपको पहचानने के लिए कहा जाता है। यह भी हम आसानी से 2 में से 2 अंक पा लेते हैं। बाद में है मुहावरा। अब यह मुहावरा जो है, जैसे जैसे हम गद्य देखते हैं, पद्य देखते हैं, और वह देखते समय जैसे भी गद्य में, पद्य में जो भी मुहावरे आ जाती है उसे हम लिख देते हैं। आपको ये जो मुहावरे हैं उनका संग्रह करना है, उसे कंठस्थ करना है कि भाई इस मुहावरा का अर्थ क्या है, और अपनी भाषा में उसका उचित वाक्य में प्रयोग हमें करना है। अर्थ के लिए आधा अंक होता है और वाक्य प्रयोग के लिए आधा अंक होता है, यानी 1 अंक के लिए 1 मुहावरा पूछी जाती है। आपको 4 मुहावरा प्रश्न पत्र में होगी, आपको 2 हल करनी है, लेकिन आपको 4 मुहावरा दी है, चारों भी मुहावरों को हमें हल करना है। तो इस प्रकार ये 2 अंकों के लिए। अब वाक्य शुद्धिकरण। आपके लिए वाक्य, गलत वाक्य दिया जाता है। गलत है इसमें, यानी उसमें ज़्यादा गलतियाँ होती है, ऐसी बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 गलतियाँ उसमें होती हैं। कभी कभी क्या किया जाता है, उस वाक्य में 1 ही गलती होती है, लेकिन ऐसा कभी कभार होता है। लेकिन आम तौर पर 2 गलतियाँ उसमें होती है। वह गलतियाँ कभी लिंग को लेकर होती है, कभी एकवचन बहुवचन को लेकर होती है, कभी विशेषण को लेकर होती है। तो ये जो भी गलतियाँ हैं, किस प्रकार यह पहचाननी है, जब हम ये वाक्य शुद्धिकरण देखेंगे तब हम उस पर भी निश्चित रूप से नज़र डालेंगे। तो यह भी 2 में से 2 अंक आपको मिल जाते हैं। तो इस प्रकार यह व्याकरण विभाग जो है बहुत ही आसान, यानी 10 में से 10 अंक आपको मिलते ही हैं। और इस प्रकार आप लोगों ने देख लिया। अभी आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न पत्र हल करते समय हमें बिल्कुल सीक्वेंसली जाना है, क्रमबद्धता उसमें होनी चाहिए। जैसे पहला गद्य विभाग यानी कृति 1 यानी गद्य विभाग, कृति 2 यानी पद्य विभाग, कृति 3 यानी विशेषाध्ययन, कृति 4 व्यवहारिक हिंदी और कृति 5 यानी व्याकरण।
अब अगर कृति एक हम हल करते हैं, अ आ ई, पद्य विभाग पर भी अ आ ई। बाद में हम लोगों ने देख लिया कि अब यह विशेष अध्ययन में कृति 3 में अ आ इस प्रकार दो ही है। बाद में व्यवहारिक हिंदी में अ आ ई, इस प्रकार हर में अ आ ई यानी 4 प्रकार की कृतियाँ, उसमें 4 उप आंकड़े हैं, उसमें 3-3 अंक, 2-2 अंकों की 3-3 कृतियाँ पूछी जाती है। तो यह प्रारूप हम लोगों ने देख लिया। अभी आपके लिए कुछ सूचनाएं यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर कृति पत्रिका में गद्य विभाग कृति ई तथा पद्य विभाग कृति ई यानी दीर्घ ई, तो यह जो भी कृतियाँ हैं वह पाठ्यपुस्तक के स्वाध्याय से लेना अनिवार्य है। यानी आपके लिए एक वाक्य में जो प्रश्न पूछे गए हैं वह आपके, जैसे अभी मेरे पास किताब है और पहला ही गद्य है, अगर आपके पास किताब होगा तो आप पेज नंबर 4 पर देख सकते हैं। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं, बस इस पर ही आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, गद्य पर आपको कितने अंक है, 2 अंक है, और पद्य पर कितने, 2 अंक हैं। कुल मिलाकर गद्य पद्य कितने हैं, 12 हैं। आपको कितने प्रश्न कंठस्थ करने हैं। अब देखिए, हर गद्य के नीचे 2 प्रश्न दिए गए हैं, यानी 24 प्रश्न आपको हल कर, यानी पूरी तरह से कंठस्थ करने हैं। उसमें से आपको 4 अंक मिलने वाले हैं। तो यह भी अभी ही आपको कंठस्थ करना आरंभ कर देना चाहिए। यह पहली सूचना। अब दूसरी सूचना है, कृति पत्रिका में पारिभाषिक शब्दावली के शब्द 12वीं कक्षा पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 109 और 110 से ही लेना अनिवार्य है। यानी यह जो भी आपके लिए 80 शब्द दिए गए हैं 109 और 110 पेज पर, इसके अलावा बाहर का एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। बाद में तीसरी सूचना है, कृति पत्रिका में व्याकरण विभाग की सभी कृतियों के उदाहरण या वाक्य पाठ्यपुस्तक से लेना अनिवार्य है। जैसे यहाँ दिया है, काल परिवर्तन है, अलंकार है, रस है, वाक्य शुद्धिकरण है, मुहावरा आदि के लिए। यानी आपके पाठ्यपुस्तक में अलंकार के मेरे ख्याल से 2 या 3 उदाहरण दिए हैं, हर अलंकार के, हर रस के 2 या 3 उदाहरण दिए हैं। अभी आपको उन उदाहरणों को कंठस्थ करना है, यानी याद रखना है कि भाई ये कौन सा है, यानी किस अलंकार का उदाहरण है। बस आपको सिर्फ उस अलंकार का या रस का नाम लिखना है, उदाहरण लिखना नहीं है। बहुत ही आसान ऐसा यह तरीका है। और इस प्रकार आज हम लोगों ने यह कृति पत्रिका का प्रारूप यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। अभी आपके लिए यह कृति विधा और कृति प्रकार के अनुसार यह अंक विभाजन किस प्रकार दिया गया है, इसकी आपके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। यह प्रश्न प्रकार किस प्रकार के हैं, वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये जो प्रारूप है, प्रारूप को समझ लेना अत्यंत आवश्यकता। आज के लिए हम यही रुकते हैं। आप सभी के लिए धन्यवाद।